हमारे साथी शब्बीर अहमद से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर मौजूद हैं और आज की इस चर्चा की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के लंबे समय तक के छतरपुर के जिला अध्यक्ष रहे, पत्नी 10 साल तक के यहाँ की नगरपालिका की अध्यक्ष रही, सबसे ज्यादा वोटों से भी जीती और ये कह सकते हैं कि 2018 में टिकट भी मिला लेकिन थोड़े वोटों से चूक गए। सर, आपने बीजेपी को बदलते हुए भी देखा, गढ़ते हुए भी आपने कई काम करे, क्या देखते हैं अभी फिलहाल क्या स्थिति है छतरपुर के लिहाज से बात करें तो? भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन आधारित दल है और हम छतरपुर में देखते हैं कि यहाँ पे पहले समाजवादियों का बड़ा बोलबाला था। 1990 में यहाँ छतरपुर प्रॉपर से जनता दल जब कंप्रोमाइज हुआ था बीजेपी का, तो जनता दल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। तो समाजवादियों के गढ़ में फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी न केवल स्थापित हुई बल्कि लगातार यहाँ की सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे। हमारे संसदीय क्षेत्र में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सांसद हैं वो बने। भारतीय जनता पार्टी न केवल इस क्षेत्र में नीचे तक मजबूत है बल्कि हम ये कहें कि बुंदेलखंड में उसकी जड़ें पहले से बहुत गहरी हैं। और जो बदलता परिदृश्य है, जब आप जैसे आप कह रहे हैं कि बदलते परिदृश्य में, तो जो कांग्रेस की संगठन की पद्धति थी जिसमें कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति जो होता था वो पूरी ताकत से सत्ता पे हावी रहता था और उसके इर्द गिर्द पूरी व्यवस्था होती थी। और बुंदेलखंड में प्राचीन काल से ही ये समस्या थी, क्योंकि यहाँ जो सामंतवाद शब्द निकला वो बुंदेलखंड से ही निकला कि यहाँ पे सामंतवादी, यानी कोई एक व्यक्ति है जिसके आसपास व्यवस्था रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सत्ता है ये नीचे के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई। हर कार्यकर्ता को ये अनुभव हुआ कि हाँ, हमारी भागीदारी भी सत्ता में है। बुंदेलखंड में ये परिस्थिति थी कि यहाँ पे डायरेक्ट रूल कभी किसी का नहीं था। अंग्रेज भी यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटी रियासतों के माध्यम से रूल किया, कहीं 25 गांव की रियासत, कहीं 20 गांव की रियासत। तो यहाँ के जो लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं भय था, काम के प्रति, कहीं प्रशासन का भय, कभी राजनीति का भय, कोई ना कोई एक भय और अपने आत्मविश्वास की कमी। लेकिन जब हम को ये अवसर मिला यहाँ के लोगों को, तो अभी भी वो 50% तो अभी भी है। अभी भी लोगों को ये भरोसा नहीं है कि अगर हम राजनीति से, युवाओं को ये भरोसा नहीं है कि राजनीति से अगर हम रोजगार मांगेंगे तो हमको मिलेगा ना। अभी किसानों को ये भरोसा है कि हम राजनीति से या राजनीतिक लोगों से खेत में पानी मांगेंगे तो मिलेगा, क्योंकि इतनी पीढ़ियों का जो भय बना है वो धीरे धीरे दूर तो हुआ है लेकिन इस हद तक दूर नहीं हुआ कि हम ये समझ पाए कि बुंदेलखंड को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच पाया। क्योंकि बुंदेलखंड का अपना वैभव था। अब उसको आप राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ेंगे क्योंकि समय कालखंड में हमेशा व्यवस्था परिवर्तन होता है। बुंदेलखंड वो था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ये थी कि यहाँ के राजा वीर सिंह जी थे ओरछा के, उन्होंने जहांगीर जो मुगल सम्राट थे उनको भी मदद करी थी। और चरखारी इतनी बड़ी स्टेट था कि उसमें 12,000 गांव थे और गांव गांव में तालाब मिलेंगे आपको, आज भी चंदेलकालीन तालाब मिलेंगे, सब व्यवस्था मिलेंगी। लेकिन इन सब के बाद जो एक पराभव होता है वहां, एकदम जो व्यक्ति के मन का जो आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना सब कुछ होने के बाद वो जहां भगवान श्री राम 11 साल रहे, जहां एरच में अगस्त मुनि का आश्रम है, जहां पन्ना में आप सोचो कि हीरे निकलते थे, तो महाराजा छत्रसाल के प्राणनाथ गुरु जी थे, उन्होंने कहा था जहां जहां पग धरे वो तो फतेह हुए। तो उनका उद्देश्य ये था कि कितना हमारी धरती कितनी अच्छी थी। तो राजनीतिक व्यवस्था आजादी के बाद जो हमको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। और इसका भाव ये हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसे दल यहाँ पे आए तो लोगों के मन से हम भय तो दूर कर पाए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो जो हम कहते हैं कि पीढ़ियों की जो परंपरा है उसको अभी हम तोड़ नहीं पाए पूरी तरीके से। तो परिवर्तन तो बहुत है, राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन है और अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन है, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता भी बहुत है काम करने की। 20 साल से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को, 15 महीने को छोड़ दिया जाए तो
कहाँ लगता है कि बुंदेलखंड किस कारण से पीछे रह गया? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जितना आगे जाना था उतना जा नहीं पाया। देखिए, जो हमको मांगना चाहिए था, जैसे हमने आपसे कहा था, जो हमको मांगना चाहिए था, हम मांगने का हमारे अंदर वो मादा ही नहीं था। हमारे अंदर हमारे जो नौजवान हैं वो ये मांगते ही नहीं कि हमको रोजगार की जरूरत है। आप बुंदेलखंड को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से सिर्फ मजदूरों का पलायन नहीं होता, यहाँ से पढ़े लिखे, जो अच्छे पढ़े लिखे जो हमारे युवा हैं वो भी यहाँ पे नहीं रुकते हैं। आप सोचो कि कोई एमबीए करके बुंदेलखंड में कोई इंडस्ट्री कहीं खड़ा हो जाएगा तो नहीं खड़ा है। उस कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं वो आना नहीं चाहते जो इस क्षेत्र से ही निकले हैं। तो आप इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारी पीढ़ियों का जो हमारे अंदर भय, मानसिक रूप से जो भय निर्मित किया गया था, उसके कारण ये पीढ़ियों से ये दूर नहीं हुआ। और लगातार हम सब लोगों ने ये कोशिश करी, जब तक हम लोग राजनीति में आए तो हमने सबसे पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया, क्योंकि बाहर से हम लोग पढ़ के वापस जब आए तो जब हम लोगों ने ये व्यवस्था देखी तो हमने ये हमेशा प्रयास किया कि ये जो पहले जन जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को ये मांगने का तरीका पता होना चाहिए और हमको चाहिए क्या है वो उनको पता होना चाहिए। अगर अभी हम किसी गांव में कोई नेता जाते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, सपा बसपा के हो, तो वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पेंशन के बारे में चर्चा करते हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो अपनी पर्ची के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छा कुछ मांग लेंगे। अगर ये 8th तक का उनका स्कूल है तो वो या तो उसको 10th तक मांगेंगे, 10th वाला 12th मांग लेंगे, बस उनको लगता है यही विकास है। जबकि उनको ये पता, बहुत सारे लोगों को डायस्पोर पैराफ्लाइट में हम एशिया में, वेस्टर्न एशिया में सबसे ज्यादा छतरपुर आगे है। हमारे यहाँ हीरा मिल रहा है, हमारे यहाँ सिंचाई परियोजना भी मोदी जी ने अब तो अब केन बेतवा प्रोजेक्ट आई है। आप जब बीर सिंह बुंदेला यहाँ पे ओरछा के महाराज थे और चरखारी महाराज थे, तब हर गांव में आपको एक तालाब मिलेगा, और तालाब जो है प्रताप सागर, शिव सागर, इस टाइप से उनका बड़े सम्मान से उनका नाम था। तो जो सिंचाई के लिए 1947 में काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, और जो नेताओं को, लोगों को मांगना चाहिए था, जैसे हरियाणा के लोग थे, उन्होंने अपनी मांग, मतलब हम लोग हरियाणा के चुनाव में गए तो वहां पे हमने ये सुना और देखा कि जब देवीलाल जी वहां मुख्यमंत्री थे और महूम में उनकी रैली होनी थी और किसानों की मांग थी, तो उन्होंने देवीलाल जी का हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतरने दिया था। राजनीतिक रूप से जागरूकता इतनी ज्यादा थी। हमारे यहां किसी ने ऐसा नैरेटिव बनाया नहीं, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए थी राजनीतिक दृष्टि से वो चीजें हुई नहीं, और हुई नहीं तो लोगों के अंदर अपनी हक को मांगने की जो लड़ाई होती है, जो हम मांगते हैं कि हमारा हक ये होना चाहिए। आप बुंदेलखंड को ऐसे प्रस्तुतिकरण भी उसका ऐसे हुआ कि आप सोचो कि बुंदेलखंड में अभी 5, 6, 8 साल पहले ट्रेन आई छतरपुर जिले में। आप विश्वास कर सकते, टीकमगढ़ सब जगह, हाँ, आप विश्वास कर सकते हो कि जहां पे अंग्रेजों की छावनी थी, नौगांव जब विंध्य क्षेत्र था, जहां पे पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना बने, वो नौगांव के रहने वाले थे। नौगांव को चंडीगढ़ की तर्ज पे बसाया गया था। वहां पे आजादी के इतने सालों बाद ट्रेन आएगी, और ट्रेन भी इसलिए आ पाई, 1977 से वो ट्रेन का प्रोजेक्ट पास था, लेकिन आई कब? जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों में तेजी लाई कि हर प्रोजेक्ट को क्यों 20-20 साल से काम नहीं हो रहा, तब यहां पे ट्रेन आई। तो आप अंदाज कर सकते हो कि मतलब मध्य प्रदेश के हृदय में होने के बावजूद भी बुंदेलखंड को वो चीजें नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, आप जितनी भी परियोजनाएं देखेंगे यहाँ पे, चाहे बांध सुजारा हो, चाहे तवा परियोजना हो, तारपेड़ परियोजना हो, पाली बांध परियोजना हो, सब परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे लेके आई। लेकिन जैसे कि लोगों के अंदर वो भाव नहीं है कि हमको और कितना चाहिए, हमको और क्या चाहिए, किससे हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, कौन से मुद्दे ऐसे होने चाहिए। और राजनीतिक रूप से भी जो लोग काम कर रहे हैं, जब वो राजनीति करना यहाँ पे युवा कोई चालू करता है, उसको ये पता ही नहीं कि हमको कौन से मुद्दे अपने क्षेत्र के लिए उठाने हैं। हम ऐसे मुद्दों के पीछे भागेंगे जिन मुद्दों से क्या लाभ होने वाला है ये उसको भी ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो यहाँ का जो मानस है, ये मानस बनाने के लिए आवश्यकता राजनीतिक रूप से भी है और सब चीजों से भी है। जो लोग जहां पे भी निकले, कोई प्रशासनिक तौर पे निकला, कोई पत्रकार है बड़ा, तो वो भी ये कोशिश करके कि नए लोग जब आएंगे और इस तरीके का मानस बनाएंगे कि हमको कौन से मुद्दों के लिए लड़ाई लड़नी है। हमारे पास यहाँ पे एयरपोर्ट है,
हम चाहें तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों की जो भावना है 10वीं से 12वीं स्कूल तक के हो जाए, थोड़ा बस सा बस बढ़िया बढ़िया हो। यही उनने अपना विकास समझ लिया। आप सोचो, ये विकास की पराकाष्ठा है। मतलब ये गांव बहुत इंटेलिजेंट कहलाएगा जो सोचेगा कि 8th से 10, 10th से 12th हम मांग लें। उसको ये पता नहीं कि अगर हम या ये भरोसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों से या व्यवस्था से कि अगर हम इनसे खेत को पानी मांगेंगे तो पता नहीं ये दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते। तो ये भरोसा बनाने की जरूरत है, और लगातार आपके जैसे चैनल का ये प्लेटफॉर्म है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का भविष्य है, इसलिए ये सब बातें यहाँ पे आनी चाहिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बुंदेलखंड का भविष्य तय करेंगी। अभी भैया बोल रहे थे कि जो क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र का भविष्य अगर अच्छा होगा तो मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा होगा। तो बुंदेलखंड तो एक ऐसा हृदय है मध्य प्रदेश का जहां का गौरव अपने आप में अनुपम है। तो उस गौरव के साथ मध्य प्रदेश की चीजें, बुंदेलखंड की चीजें हो, और जब आपके चैनल यहाँ पे आते हैं तो उनको ये मुद्दे जो हैं, जो सकारात्मक मुद्दे, जो नकारात्मक चीज है, उनके अलावा सकारात्मकता के साथ कौन से ऐसे मुद्दे हैं, हमारे जो युवा जो विभिन्न दलों में काम कर रहे हैं उनको कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, कैसे उस पर वर्किंग करनी चाहिए, ये भी उनको सीखने को मिलेगा। राजनीतिक आपसे चर्चा हो गई, विकास पर भी हुई, लेकिन अब मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल करूंगा। 2018 में आपको आपकी पत्नी को टिकट मिलता है, मामूली अंतर से हारते हैं। 5 साल आप मेहनत करते हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद टिकट नहीं मिलता। कहां आपको लगता है कि कसक रह गई थी या कमी रह गई थी? क्योंकि वोट तो आपके बहुत कम थे, 2-2.5 हजार वोटों से आप हारे थे, मतलब आपकी पत्नी हारी थी। क्या लगता है आपको भविष्य क्या है आपका छतरपुर के लिहाज से बात करें? निश्चित रूप से हम जब किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं तो एक महत्वाकांक्षा होती है और एक प्लेटफॉर्म चाहिए ही रहता है जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर पाएं। और राजनीतिक व्यवस्था वो चीज होती है जब जो आपको प्लेटफॉर्म देती कि हमको क्या काम करना है। जब हम लोग बाहर घूमे, पढ़े लिखे, देखा कि और क्षेत्र हमसे बहुत आगे हैं, तो हमको लगा कि जब हम छतरपुर में पहुंचेंगे, छतरपुर में चूंकि राजनीतिक परिवार से हैं, हमारे दादाजी 4 बार जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे और उस समय भाजपा के लिए काम किया। जब लोग यहाँ पे कहते थे कि हमने आपसे शुरुआत में ही काम करी, कि भय इतना था कि लोग झंडा नहीं लगाते थे, लेते नहीं थे हाथ में। उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में पैदल चल चल के पूरे गांव गांव में स्थापित किया, पद यात्रा के माध्यम से। तो हम लोग को भी लगता था कि जब हम लोग राजनीति में जाएंगे तो ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। सिर्फ एक चीज, आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़े, सामाजिक रूप से भी ये जन चेतना हो कि हमको जब पूरा समाज इकट्ठा होगा, जो जिसके पास कम संसाधन है हम उसकी मदद करेंगे, तो वो कम संसाधन वाला व्यक्ति जब हम उसकी मदद करेंगे तो वो भी सक्षम बनेगा। उसको रोजगार की बात हो, उसको उसके घर में जो परेशानियां होती हैं उसकी बात हो। तो इस दृष्टि से हमने पूरे एक विजन से काम करना हमने छतरपुर में चालू किया, और ऐसे काम करना चालू किया कि शासन से अगर हमको मदद मिलेगी तो ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो शासन से नहीं मिल पाती, लेकिन हम लोकल लेवल पे उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। हमने छतरपुर में 7 दिन बाजार लगाना चालू किया। आप उससे छोटे जो व्यापारी थे उनको बहुत मदद मिली। तो एक जब विजनरी एक कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया और पार्टी ने मदद करी। जब हमको बहुत कम उम्र में नगरपालिका का टिकट अर्चना सिंह को दिया, फिर उनको दोबारा से टिकट दिया। हम 17,000 वोट से पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, और दूसरी बार जीतना। 2018 का चुनाव अलग टाइप का चुनाव था, वो आरक्षण की आग भी थी, और जो यहाँ से चुनाव कांग्रेस से लड़े थे उनके प्रति लोगों की सिंपैथी भी थी। इसलिए आप चुनाव हारे थे। हाँ, 2018 का जब विधानसभा का चुनाव था तो कारणों से, लेकिन हार तो हार होती है, उस हार में हम लोग 2-2.5 हजार वोट से पीछे रह गए। लेकिन ना हमने अपना विजन बदला, ना हमने अपने काम करने का तरीका बदला। कैसे हम छोटे छोटे से काम करके लोगों के बीच में जा सकते हैं, ये प्रयास हम लोगों ने किया। यहाँ पे अब महिला अध्यास समिति के माध्यम से अर्चना सिंह जी ने प्रयास किया। आज हम 10 से 15 हजार महिलाएं उससे जुड़ी हैं जो काम करती हैं, जिनको हम रोजगार देते हैं। अब आप आओगे कि अब इन सब के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है भैया। चूक कहाँ हो गई, टिकट तक नहीं मिला? तब सवाल सबसे बड़ा यही है पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, इतने तमाम काम करने के बाद, बहुत तमाम प्रयास करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी आखिर चूक कहाँ रह गई थी? क्यों साथ नहीं मिल पाया पार्टी के नेताओं का? नहीं, पार्टी के नेताओं का हमेशा से साथ था, लेकिन
जैसे टीम होती है और टीम का जब वो कैप्टन आता है जो, तो फिर वो उसके हिसाब से टीम को खिलाता है, वो कहाँ पे किस नंबर पे किसको खेलना है। उसमें हम लोग फिट नहीं बैठे होंगे, जाति समीकरण और कई चीज़ें होती जब वो चुनाव में हम लोग जाते हैं, तो पता नहीं क्यों, जबकि जो उसके पैरामीटर्स हैं, आप छतरपुर में बात करोगे तो उन पैरामीटर्स में हम फुलफिल थे, क्योंकि हमने आपसे कहा कि पूरा अध्ययन करके राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करके, यानी छतरपुर में राजनीतिक व्यवस्था वो थी जहां पे एक मटके के बाहर उस पे ही बंधा हुआ गिलास, 4 कुर्सी एक पेड़ के नीचे नेताओं के घर में, हमने उसको पेशेवर तरीके से काम किया, अपना ऑफिस खोला, जन कार्यालय बनाया, जहां पे लोग आए अपनी समस्या को रजिस्टर्ड कराएं, फिर हम उसको ऑफिस नहीं भेजते थे, हमारा व्यक्ति जाके उनकी समस्या को दूर करेगा, हम उनको बताएंगे। तो अब 2023 में जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस राजनीतिक परिस्थिति में जो लोकल लेवल में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, जो यहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत सारे लोग थे जो हो सकता है कि वो मतलब हम लोग को, हम उनकी पसंद में ना, और चूंकि वो कहीं पे भी अपना गुस्सा निकाल सकते थे, लेकिन टिकट में निकलवा दिया उनने गुस्सा, तो टिकट चली गई। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह को लेकर एक चीज कहूंगा, बेबाक बोले, बीजेपी में अनुशासन की बात हमेशा की जाती, पार्टी लाइन के अंदर ही रह के कहते हैं, लेकिन मन की बात जुबान पे हमेशा आ जाती है, और चुनाव के वक्त भी सामने आई थी। और इसी में एक चीज और जोड़ूंगा, ये तमाम चीजें आप कह रहे थे कि थोड़ी सी आ गया था आपके पास इनपुट ऐलान के पहले, अब डगमग भी हुए थे, मुलाकात हुई थी दिग्विजय सिंह से, उस मुलाकात के बारे में कुछ बताएंगे? 2023 के चुनाव के एकदम मुहाने पे था, उस वक्त मुलाकात हुई थी बंगले पर। नहीं, क्या ऐसे होता है जैसे जब हम बहुत काम करते हैं, आप हमेशा, हम लोगों का ये मानना है और ये होना भी चाहिए कि कार्यकर्ता हमेशा ऐसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं, उन राजनीतिक मर्यादाओं में हम काम करते हैं, तो हो सकता है हम बहुत बड़े उच्च पदों पे पहुंच जाएं, लेकिन जो बुंदेलखंड की स्थिति है, जो हमने आपसे बताया कि बुंदेलखंड में जो भय लोगों के मन में है, कार्यकर्ता के मन में, अन्य लोगों के मन, हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश करी कि हम उच्च पदों पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उस कार्यकर्ता का आत्मसम्मान और स्वाभिमान हम उसको बचा के रखें, उसके अंदर वो भाव पैदा हो, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था तब सफल होगी या लोकतंत्र तब सफल होगा जब लोग अपनी बात कहना शुरू करेंगे। वो अनुशासनहीनता नहीं, अनुशासनहीनता के दायरे में रह के वो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात जब रखेंगे तभी उनकी बात सुनी जाएगी। हम लोग सामाजिक रूप से दिग्विजय सिंह जो हैं वो क्षत्रियों के और राजपूतों के नेता हैं मध्य प्रदेश में, और हमेशा कभी ना कभी उनसे मुलाकातें होती रहती थी। तो चुनाव के एंड वक्त पे हुई थी तो कुछ नहीं लगा था कि बातचीत चल रही थी? नहीं, उनको दुख हुआ, उनने जब अर्चना सिंह को उनने रोते हुए देखा तो उनको दुख हुआ, और उस वक्त काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। तो वो उससे वो भावुकता में बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे, और उनकी भावना जब आंखें सामने मिली तो कभी कभी जो होता है वो दुख आंसुओं के रूप में निकल आते हैं, लेकिन जब फिर पार्टी में तो वो नेता है, उनने उस दुख को दुख क्यों है ये, इसके लिए उन्होंने बातचीत करी कि ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए राजनीतिक जीवन में, ये सब चलता रहता है, कभी मिलती है टिकट, नहीं मिलती, तो टिकट कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन हमको सबसे जो चीज हम लोगों ने चालू करी, आज आप देखोगे छतरपुर में वो हर चीज पीछे हो गई, क्योंकि आज की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि आपकी कार्य पद्धति के आधार पे आपका चयन नहीं हो रहा, आपकी कार्य पद्धति के आधार पे आपको आंका नहीं जा रहा है। अगर वो कार्य पद्धति अच्छी है, लोगों के हित की है, तो आने वाले जो लोग हैं उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए, उनको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कि अगर हमने कोई अच्छी चीज भी चालू करी है तो लोग उसको बंद करेंगे, हमने कोई अच्छी चीज बनाई है तो उसको तोड़ेंगे, हमने कोई चीज अच्छा ऐसा किया जो छतरपुर के लिए जरूरी है। आज जो चीजें हम लोगों ने छतरपुर में चालू करी थी, डिवाइडर बनाया हो, ऑडिटोरियम, छतरपुर जैसे छोटे शहर में ऑडिटोरियम बनाया हो, बिना सरकारी शासकीय, जब हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ ये सिखाता है कि समाज के संसाधनों का कैसे आप उपयोग करके और लोगों में उसका सुचारू प्रबंधन कैसे हो, हमने ये नगर पालिका में करके दिखाया। जब पार्टी में हम जिलाध्यक्ष थे तो नीचे तक लोगों के समूहों के माध्यम से, जैसे उन लोगों को, युवाओं को जागृत करना
और फिर उनको सामाजिक काम से जोड़ना। आप सोचो कि हम लोगों ने कोरोना काल में काम किया तो माननीय हमारे सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने संसद में उसकी चर्चा करी। यहां से जितने लोग निकले, इतने सारे सामाजिक संगठनों ने, किसी ने चाय पिलाई, ये सामाजिक जागरूकता थी। आप 10 साल पहले के छतरपुर में देखोगे तो ये सब चीजें नहीं थी। तो वो दुख का भाव था। जब वो दुखी हम होते हैं तो जो कंधे पे हाथ रखता है तो वो अपना लगने लगता है कि जो कंधे पे हाथ रख रहा है ये हमारा है। तो हम और ऐसे हम सब मिलते जुलते रहते हैं। ये राजनीतिक एक परंपरा भी है कि कहाँ कब क्या आपके साथ घटित हो जाए, आपको कब किससे कहाँ बातचीत करने पड़े, ये राजनीतिक व्यवस्था है, वो तो चलती रहती है। क्षेत्रीय विधायक से यानी छतरपुर के जो प्रॉपर विधायक ललिता या जो से उनसे रिश्ते ठीक ठाक हैं? क्योंकि मैं अभी देख रहा था जितने भी होर्डिंग आपके शहर में लगे हुए थे उसमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी आपके होर्डिंग में, पोस्टर में। नहीं, ऐसे नहीं है। क्या है कि राजनीतिक जीवन में मतभेद भी चलते हैं। मनभेद जी इतने ज्यादा नहीं होते। ये कार्यकर्ताओं ने कुछ में लगाई होगी होर्डिंग में फोटो, कुछ में आपका बड़ा था, अर्चना सिंह जी का भी बड़ा पोस्टर था, लेकिन उनका नहीं था क्षेत्रीय विधायक का, तो सवाल तो उठेंगे। हाँ, पक्की बात है। ये क्या है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जब ये इलेक्शन हुआ तो इस बार एक अलग टाइप की परंपरा हम लोगों ने देखी। परंपरा वो ये थी कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता है तो उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी थोड़ा सा अपमान, थोड़ा सा परेशानी सहनी पड़ गई। अब वो कहाँ निकालेगा? तो कहीं वो अपनी, कहीं ना कहीं वो अपनी जो उसका मन का भाव है वो निकाल देता है। ये होर्डिंग जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से लगी है, जो भी कहीं होगी कहीं नहीं होगी। और ये भी इस भाव पे निर्भर करता है कि वो कितना दुखी और परेशान रहा। अगर वो दुखी और परेशान है तो वो अपनी कहीं ना कहीं निकाल देता। और ये सब चीजें हम लोग बैठ के संगठन के, जो हमारा संगठन है, उन सब में बैठ के इन सब चीजों पे बातें करके इनको हम लोग निपटा लेते हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं। कहीं वो दुखी हो गया, कभी किसी के कृत्य से परेशान हो गया। अब की राजनीतिक जो व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ ये ज्यादा चल रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या विरोधी दल का है, ये देख सुन के काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब चीजों पे बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए कोई कभी दुखी हो गया तो उसने लगा दी होगी। लेकिन हमारे यहाँ एक संगठन पद्धति है। उस संगठन पद्धति में हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो सीनियर जो हमारे जिले में जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, संगठन, यहाँ पे हम इन सब चीजों का समाधान कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मतभेद है, मनभेद नहीं है और सब बैठकर हल कर लिया जाता। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कार्य क्षेत्र आपका छतरपुर ही रहेगा, छतरपुर विधानसभा, या फिर भविष्य में हम 2028 में देखेंगे कि बिजावर या फिर राजनगर कहीं और दूसरी जगह पर आप शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे? क्या रहेगा भविष्य में आपका? बस एक छोटा सा संक्षेप में आपसे। देखिए, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमने आपसे बताया कि एक विजन को लेकर छतरपुर में हमने काम करना है। हमारे लिए हमारा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का आशय ये नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र, पूरे बुंदेलखंड में लोगों के, युवाओं के मन में भाव जागृत हो, उनको मुद्दे पता पड़े और वो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ठीक तरीके से काम कर रही हैं तो हमारे जो सही मुद्दे हैं वो उन सरकारों तक पहुंचें, तभी वो सरकारें नीतियां बना पाएंगी। और वो नीतियां जो हैं, जो मालवा में नीति चल रही है वो बुंदेलखंड में कार्य करनी है। इस बार अच्छी बारिश हो रही है। 15-20 सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई, किसान बहुत परेशान था। यहाँ पे आपको 3 बार आप खेत की जुताई करेंगे, चौथी बार में आप उसकी बुवाई होती है। मालवा और महाकौशल क्षेत्र में चले जाओ, आप पहली बार में ही जोतोगे और आप उसके साथ, तो हमारे यहाँ जो खेती की लागत है वो ज्यादा है। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हमने आपसे शुरुआत में ही बोली थी, कितने खनिज संसाधन होते हुए भी हमारा पूरा क्षेत्र, जो आप देखिए कि सूरत में कहीं हीरा नहीं निकलता, लेकिन वो व्यापारिक केंद्र बना हुआ है पूरे गुजरात का, क्या पूरे एशिया का। हमारे यहाँ हीरा निकलता है लेकिन हम व्यापारिक केंद्र नहीं बन पाए। तो हमारे यहाँ की जो हमारे यहाँ की योजनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। हम जो राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं वो बिना भय के अपने जो हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमारी सरकार है, उनके साथ हम बैठ के और उनको अपने मुद्दे बता पाए, ये हमारा सोच है। हमारे गांव का एक सरपंच बनता है तो वो उसके मन में ये भाव हो कि हमारे गांव का विकास कैसे होगा, किन चीजों से होगा, आधारभूत संरचना को हम कैसे खड़ा कर पाएंगे। भ्रष्टाचार एक बुंदेलखंड का बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार, नैतिक जीवन में भ्रष्टाचार, चाहे वो राजनेताओं के जीवन में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन में भ्रष्टाचार हो। बुंदेलखंड में जब भी ये बात आती है तो हम ये देखते हैं
कि भ्रष्टाचार यहाँ पे अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। तो वो भ्रष्टाचार कैसे कम हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पार्टी ये निश्चित है कि हम टिकट मांगेंगे, ये निश्चित है कि हम उसके लिए प्रयास करेंगे, ये निश्चित है कि हम उसके लिए जो भी कृत्य हो सकते हैं, काम है, जनता के बीच में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी कांवड़ यात्रा है, पिछले 10 हर वर्ष साल निकलती है वो। हाँ, नहीं पहले नहीं निकलती थी, 10 साल निकल रही अब निकलना चालू हुई है। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम है, चाहे आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, जिनसे हम लोगों ने यहाँ पे जो चालू करे, पहली बार लोग परिचित हुए। लोगों को तो ये लगता था कि ये कार्यक्रम बुंदेलखंड के लिए है ही नहीं। उनको लगता था बुंदेलखंड गरीब पिछड़ा, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो घास की रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ से एक लोग हैं, कोई अमेरिका में है, कोई शिकागो में है, पढ़ने वाले अच्छे लोग हैं। बस उनके अंदर ये भावना। आप एक चीज और छोटी सी है कि आप देखिए कि यहाँ का जो प्रमुख व्यंजन है वो ठडूला है, ठीक है, लेकिन उसका एक भी स्टॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि जो हमारा प्रमुख व्यंजन है, अगर आप हमारे शहर में आए हो और आपको खाना है तो उसका स्टॉल नहीं, किसी रेस्टोरेंट में उसकी रेसिपी नहीं है, तो आप किस हद तक काम करने की आवश्यकता है, लोगों का मानस बनाने की आवश्यकता है कि हमारा क्षेत्र का युवा जो है वो रोजगार मांगे, हमारा किसान जो है वो खेत के लिए पानी मांगे और राजनीतिक व्यवस्था से मांगे। हमारा नेतृत्व है, वो हम हो या कोई भी हो, वो आंख में आंख डाल के अपने नेतृत्व से बात कर पाए कि हमारे क्षेत्र के लिए ये योजनाएं चाहिए। आखिरी सवाल, यस या हाँ कर देना, अगली बार टिकट मांगेंगे 2028 में छतरपुर से? निश्चित रूप से हम टिकट हम तो कभी सामाजिक काम से पीछे हटते ही नहीं, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। हम लोग हमेशा काम करने के मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जितने भी कार्यक्रम आते हैं और जितने सामाजिक कार्यक्रम, उसके माध्यम से हम कैसे जनता के बीच में रह सकते हैं, यह हमारा पूरा प्रयास रहता है। और टिकट की तैयारी हम लोगों की चुनावी दृष्टि से लोगों के बीच में जाने, अब ये तो पार्टी को तय करना है। तैयारी तो हमने पिछले 5 वर्षों में भी की थी, लेकिन नहीं मिली पिछली बार। अभी भी प्रयास करेंगे, पार्टी को लगेगा कि अच्छा कार्यकर्ता है, इसको देना चाहिए, सामाजिक जीवन में ये काम करेगा, तो हम निश्चित रूप तो नहीं होंगे जैसे 2023 में हो रहे थे। नहीं, डगमग नहीं हुए, हम लोग कहीं नहीं गए। पार्टी में चूंकि हमारे दादाजी से लगा के ये पार्टी यहाँ पे उन्हीं ने खड़ी करी। छतरपुर जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का श्रेय किसी को है, हमारे दादाजी आदरणीय स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह जी को है। हम तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सोचो कि पहली बार सरकार बनी, जिला पंचायत के प्रभारी हमको बनाया, तब यहाँ पे जिला पंचायत का चुनाव जीते। पहली बार मंडी हमने यहाँ पे छतरपुर की मंडी हमने जिताई, पहली बार जनपद हमने छतरपुर की बनाई। तो आप सोचो कि भारतीय हर चुनाव में, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने चुनाव में, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने चुनाव में काम करते हैं। हमने हर चुनाव में पार्टी का काम किया और पार्टी को मजबूत बनाने में ले गए। जब हमको संगठन की जिम्मेदारी मिली तब हमने संगठनात्मक से काम किया कि बुंदेल, और फिर देखिए ये व्यक्तिगत हित पीछे हैं, सबसे पहले अपना क्षेत्र है, क्षेत्र की संस्कृति है, हमारी भाषा है और हमारा स्वाभिमान है, उसको हम आगे ले जाएं, ये हमारा प्रयास है। पार्टी अगर सोचेगी तो हम निश्चित रूप से, हम हमेशा चुनावी मोड में हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, आपने बेबाक तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए और भविष्य को लेकर आपकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद।